हेलो बच्चों, आज तुम लोगों के लिए हम लाए एक स्पेशल सेशन जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs ऑफ ISI एंड CMI। तो आज हम देखेंगे नंबर थ्योरी के दो टॉपिक्स, दैट इज GCD एंड डिविजिबिलिटी, और दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर हम देखेंगे कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ISI एंड CMI, और ये भी देखेंगे कि उससे एसोसिएटेड कंसेप्ट्स क्या क्या हैं। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं, so this is our first question and this is again from ISI 2023। तो 2023 का क्वेश्चन है ये, और देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन हमारे को ये बोल रहा है कि सपोज x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर हमें बोला गया 4x प्लस 3y एंड 2x प्लस 4y। ये दोनों को ही अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, r डिवाइडेड बाय 7, तब हमारे को क्या मिलता है। तो इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हमें बताए गए हैं कि 2 और 5 है। ठीक है, तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि जब 4x प्लस 3y को 7 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है, तो हम यहां पे ये बोलेंगे कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7k1 प्लस 2। और नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, जब 2x प्लस 4y को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को रिमाइंडर मिलेगा 5। तो अगेन आई विल से कि 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 टाइम्स k2 प्लस 5। ठीक है, ये दो चीजें मिली। नेचुरली अगेन मैं ये बोलूंगा कि k1 k2 कोई भी दो रैंडम इंटीजर्स हैं, और हम ये बोलेंगे कि ये k1 एंड k2 आर टू रैंडम इंटीजर्स। ठीक है, और हमको ये कहां से पता चला, वी आर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया हमने, एंड वी आर स्टेटिंग दीज टू वैल्यूज। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमने निकाल ली। अब इन्हीं दो टर्म्स को यूज करके हमारे को क्या पता करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहां तक तो अभी हमने सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट आउट कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 11x प्लस 5y को अगर 7 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो 11x प्लस 7y को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे हम क्रिएट करते हैं 11x प्लस 7y। चलो, तो देखो कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम इन्हीं दो इक्वेशंस का यूज करेंगे। लेट्स पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस है 1 एंड 2। अब इन दोनों ही इक्वेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स डू दिस कि हम इसको डबल कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, वी विल डू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को डबल किया, इक्वेशन 2 को डबल किया, और इसके अंदर से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसको डबल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इक्वेशन 2 को डबल किया, माइनस कर दिया उसमें से इक्वेशन 1 को। ये चीज करने से क्या होगा, यहाँ पे 4x बनेगा और ये 4x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये 8x माइनस 5x 3x क्या बचेगा, 5y। तो 8y माइनस 3y 5y बचेगा। ठीक है, इसमें इस साइड लिखेंगे तो क्या बनेगा, 7 टाइम्स 2k2 माइनस k1, और यहाँ पे 10 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 8 बच जाएगा। ठीक है, ये बचेगा। अब इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, इसके अंदर मैं ये बोलूंगा कि क्योंकि ये 8 है तो इसको रीराइट किया जा सकता है। तो लेट्स रीराइट दिस। तो इसको मैं रीराइट करता हूं, और इसको मैं रीराइट करके ऐसे लिख देता हूं, +1 +1। ठीक है, 7 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर मैं 5y को 7 से डिवाइड करूं, अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करके मैं बोल सकता हूं कि 5y को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली, दिस इज रिमाइंडर 1। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद हम क्या बोलेंगे, ये चीज करने के बाद हम बोलेंगे कि अब आगे क्या करना है। आगे अब x के बारे में बात करते हैं। तो देखो 11x प्लस 5y पता है, पता चलना था हमें, उसमें से 5y के बारे में हमें कुछ कुछ पता चल गया। ठीक है, कि ये रिमाइंडर 1 देगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो k2 अगर इंटीजर है, k1 अगर इंटीजर है, तो ये पूरी टर्म 2k2 माइनस k1 प्लस 1 पूरी टर्म एक इंटीजर होगी। तो इसको एक नए इंटीजर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेट्स रिप्रेजेंट दिस एज, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं एज 5y इज इक्वल टू 7 टाइम्स k3 प्लस 1। ये ऐसे रिप्रेजेंट हो गया 5y। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर से किसकी, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे x की। तो क्या करूंगा मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 4 से, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को 4 से किया, नीचे वाले को 3 से किया। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 3 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन माइनस 4 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन। ये चीज करी मैंने, 3 टाइम्स करी सेकेंड इक्वेशन का,
तो इसका 3 टाइम्स करूंगा तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। इसका 4 टाइम्स करूंगा तो 16 आ जाएगा। उल्टा करते हैं। सो लेट्स टेक 4 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन, उल्टा करते हैं, ठीक है। x चाहिए ना हमें, तो हम बोलते हैं 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन माइनस 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन, ये लगाते हैं। ये करने के बाद क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन तो ये 8 आ जाएगा, ओ सॉरी 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन 16 आ जाएगा, 16 माइनस 6 तो 10 आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा 10x इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहां पे क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ 7 टाइम्स 4k1 माइनस 3k2। अब यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 15, ठीक है। तो 8 माइनस 15 क्या, तो ये माइनस 7 बन गया, ठीक है। अब ये माइनस 7 जो बना है तो मैं ये बोल सकता हूं माइनस 7 इटसेल्फ इज, वी कैन रीराइट दिस एज, तो वापस से इसको रीराइट करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, 7 कॉमन ले लिया पूरे उसमें से, तो मेरे को मिलेगा k2 माइनस 1, ऐसे बन जाएगा। तो 10x जो है वो क्या हो रहा है, 10x जो है वो 7 का मल्टीपल है, 10x इज मल्टीपल ऑफ 7, 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, 7 रिमाइंडर तो पॉसिबल होता नहीं है, 7 से ही डिवाइड कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा रिमाइंडर 0 है। अब देखो करेंगे क्या इसके अंदर, अब मैं बोलूंगा ठीक है भाई, तो मैं बोलूंगा इसको तो यार रीराइट किया जा सकता था ना ऐसे, तो अब मैं बोलूंगा कि 10x/7 इज इक्वल टू दिस, कितना 4k1 माइनस 3k2 माइनस 1। अब एक चीज देखने वाली ये है कि ये पूरी चीज एक इंटीजर है, अगर ये चीज इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, अगर RHS इंटीजर है तो LHS भी इंटीजर होनी चाहिए, LHS भी इंटीजर होनी चाहिए। मतलब देखो x तो नहीं, 7 10 को तो कैंसिल नहीं कर सकता, तो यानी 7 x को कैंसिल कर रहा होगा। यहां से मुझे क्या पता चलेगा, x इज मल्टीपल ऑफ 7, x इज मल्टीपल ऑफ 7, तो x जो है वो 7 का मल्टीपल हो गया। यहां से हमें पता चला कि x इज मल्टीपल ऑफ 7। अब अगर x मल्टीपल ऑफ 7 है तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि 11x भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7 होएगा, तो 7k4 लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 3, और सॉरी ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई और ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब 3 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं, 3 और 4 इक्वेशन को ऐड कर दूं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 अगर मैं कर दूं, तो वी गेट 11x प्लस 5y, 11x प्लस 5y क्या बन जाएगा, 7 टाइम्स k3 प्लस k4 प्लस 1। तो यानी 11x प्लस 5y को अगर 7 से डिवाइड किया जाएगा, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है, तो यहां पे हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू नो इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो जैसे ही तुम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करोगे, यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज इट, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है, ए जो है वो इस तरीके से दे रखा है, पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 11, ठीक है। फिर हमें बोला गया है कि बी दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बी को पी स्क्वायर प्लस 1 बोल दिया। नेक्स्ट हमें बोला गया जीसीडी, जीसीडी मतलब HCF, तो डी इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी बतानी है हमें कि डी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं बोलूंगा लेट्स लुक एट दिस सोल्यूशन। तो मैंने बोला डी की वैल्यू क्या होगी, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी का जीसीडी होगा, है ना, जीसीडी होगा। तो जीसीडी की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी यानी HCF की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अप्लाई करनी है हमें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो जीसीडी ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, ये है जीसीडी ऑफ दिस पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 11 कॉमा पी स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों का जीसीडी है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए माइनस पी बी कॉमा बी। तो ये जीसीडी इस जीसीडी के इक्वल होता है, ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे।
जैसे ही इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, इफ वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते ही हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल्स टू तो d इज इक्वल्स टू हमारे को मिल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर GCD ऑफ d इज इक्वल्स टू GCD ऑफ a माइनस p टाइम्स b। a है p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस p प्लस 11 माइनस pb का मतलब होगा माइनस p क्यूब माइनस p, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कॉमा p स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। तो मतलब d जो है वो क्या है, GCD ऑफ p स्क्वायर प्लस 11 कॉमा p प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1। अगेन फिर से वही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि GCD ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू GCD ऑफ a माइनस b कॉमा b। ये करा जा सकता है ना, इसमें से b को माइनस कर सकते हैं एक बार, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b मिला सकते हैं हम, कहीं पे भी ला सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, और उसको किसी भी एक नंबर a या b से कंपेयर करेंगे जब भी, तो GCD हमारा जो है वो हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को जब हम अप्लाई करेंगे, सो बाय अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी वी विल गेट डायरेक्टली, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, अगेन वी गेट दिस। तो इसमें से ये माइनस किया तो ये दिस इज इक्वल टू GCD ऑफ d इज इक्वल टू GCD ऑफ दिस माइनस दिस किया तो 10 कॉमा p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 10 कॉमा p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा GCD। तो 10 और p स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों नंबर्स का GCD क्या है, ये तुम्हें बताना है। दोनों ही नंबर्स का GCD क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, ये हमें बताना है। तो अब देखो, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर तुम्हें चाहिए तो देखो 10 के क्या क्या डिवाइजर्स हो सकते हैं, 10 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, वो चेक करेंगे। तो 10 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, सो वी विल से कि 10 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो मैं बोलूंगा 10 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1, 2, 5 या 10। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं डी की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डी की 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है, डी की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 5 या 10। क्यों, क्योंकि GCD का मतलब क्या होता है, डिवाइजर है ये। तो इसका मतलब GCD का मतलब ये है कि D डिवाइड्स 10 एंड D डिवाइड्स p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो D 10 को भी डिवाइड कर रहा है, D p स्क्वायर प्लस 1 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, इसी का मतलब होता है GCD। तो D की ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ओके, अब इन सारी वैल्यूज में से अगर D की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो अब क्या पूछा हुआ है, P इज अ प्राइम नंबर, P इज अ प्राइम नंबर। तो P एक प्राइम नंबर है ना। तो P अगर एक प्राइम नंबर है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ D पूछी है। तो D की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ये पूछा है। तो P अगर एक प्राइम नंबर है, ठीक है, P अगर एक प्राइम नंबर है तो P स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी ये चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू P स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, अब P स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू तुम ये देखोगे कि ये वैलिड में से सारे ऑप्शंस देखो इन्हीं के 3 के कॉम्बिनेशन से मिलके बने हुए, कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रखा है ना। तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होना चाहिए उसको चेक करेंगे, बस हम कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होना चाहिए उसको चेक करेंगे। देखो, तो एक बात बताओ, प्राइम नंबर्स के अंदर हमें तो ये पता है ना कि प्राइम नंबर्स के अंदर ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, बाकी सब ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो P एक इवन प्राइम नंबर है। तो इफ P इज इक्वल टू 2, अगर P इज इक्वल टू 2 हो जाए, तो P इज इक्वल टू 2 हो जाए, इफ P इज इक्वल टू 2 तो P स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यानी D की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो D की वैल्यू 5 तो है, 5 तो एक वैलिड वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, अब अगर P इज इक्वल टू 3 चेक कर लो, P इज इक्वल टू 3 चेक करोगे तो P स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 10, तो D की वैल्यू 10 आ जाएगी। ओके, तो जो सबसे छोटे दो प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं से मैंने दो वैल्यूज को तो कंफर्म कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास दो वैल्यूज तो कंफर्म हो गई कि मेरे पास 5 है और मेरे पास 10 है। अब बात करते हैं 2 की। ठीक है, तो वेरी इजी टू डू, थर्ड के लिए तुम थर्ड प्राइम नंबर पे चले जाओ, दैट इज 5। 5 पे जाओगे तो तुम्हें मिलेगा P इज इक्वल टू 5 पे मिलेगा, P इज इक्वल टू 5 पे तुम्हें मिल जाएगा, P इज इक्वल टू 5 पे यू विल गेट P स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26
और 26 के साथ तुम्हारे को डी की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, डी की वैल्यू 2 मिल जाएगी, बस ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये तो मिल गया, चलो ठीक है, आंसर तो मिल गया कि ये तीन वैल्यूज 2 5 10 होंगी, तीन ही वैल्यूज हैं हर एक में, तो 2 5 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, 1 क्यों नहीं होगा, दिस इज द क्वेश्चन कि 1 क्यों नहीं है, 1 को हम क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, इसको चेक करना। फॉर एवरी p ग्रेटर देन 2, p अगर 2 से बड़ा है, कोई भी प्राइम नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर होगा, इट इज ऑड, ये ऑड प्राइम नंबर होगा। कोई भी प्राइम नंबर अगर 2 से बड़ा है तो वो एक ऑड प्राइम नंबर है। अब अगर ऑड प्राइम नंबर है तो ऑड प्राइम नंबर का मतलब क्या है, ऑड का स्क्वायर भी ऑड होता है, ऑड का स्क्वायर भी ऑड होता है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 1 इवन होगा। अगर पी स्क्वायर प्लस 1 इवन होएगा हमेशा, तो किसी भी p ग्रेटर देन 2 के लिए पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमेशा इवन होएगी। अब अगर पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू इवन है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, कि वी हैव, ठीक है, तो यहां पे पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू इवन है, तो हम ये बोल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू इज इवन। ये चीज हमें पता चल गई, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये इवन है और 10 भी इवन है, तो d इज एटलीस्ट 2। ठीक है, तो यहां से मेरे को पी स्क्वायर प्लस 1 इवन मिल गया, यहां से मैं बोलूंगा d इज एट लीस्ट 2, तो d एटलीस्ट 2 होगा, तो 1 तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए मैं बोलूंगा 1 नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारे को बी ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को बोला गया है वी हैव नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब यहां पे हमें बताना है नंबर ऑफ वेज वन कैन एक्सप्रेस दिस। तो ये जो है ये एक नंबर है एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मान लो मेरे पास एक कैपिटल नंबर n है, n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ओ सॉरी 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 7। ठीक है, अब इसको मेरे को बताना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a एंड b, तो इसको a इंटू बी की फॉर्म में मुझे लिखना है, जहां पे मुझे बोला गया कि जीसीडी यानी HCF ऑफ a एंड b इज 1। HCF ऑफ a एंड b 1 का मतलब क्या होता है कि ये को प्राइम नंबर्स है ना, कि a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर्स का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हारे दोनों नंबर्स कभी भी कैंसिल नहीं होंगे। को प्राइम नंबर्स का मतलब ये कि कैंसिल नहीं होंगे, कि 15 बाय जैसे मैं कर दूं 15 बाय हम कर देते हैं 14। ठीक है, तो 15 बाय 14 के ये आपस में कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है ना, तो ये चीज को हमें ध्यान में रखना है एंड वी से दैट दिस इज को प्राइम। तो अगर ये नंबर्स को प्राइम हो गए, ठीक है, इतनी बात पता चली। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ए और बी को सिलेक्ट करते हुए, तो देखो मेरे पास दो टू है, 2 की पावर 2 का मतलब है दो टू है, तो दोनों टू को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ए के पास जाएगा कि बी के पास जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि अरे क्या ये 2 इंटू टू दो प्राइम नंबर्स मेरे पास हैं, तो इसमें से कौन से एक टू यहाँ पे, अगर मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और ये नंबर बन रहा है, ठीक है, तो हो सकता है इन दोनों टू में से एक टू एक की ए ने कंट्रीब्यूट कराओ मल्टीप्लीकेशन में, दूसरा टू है जो है वो बी ने कंट्रीब्यूट कराओ मल्टीप्लीकेशन में। बट यहाँ पे एक दिक्कत आ गई ना, दिक्कत ये आ गई कि अगर दोनों ने कंट्रीब्यूट किया होता तो दोनों के अंदर कहीं ना कहीं टू छुपा हुआ होता, तो इनका कॉमन डिवाइजर 1 की जगह 2 आ जाता, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे 2 इंटू टू अगर तुम कर रहे हो तो दोनों ही 2 जो है वो ए में या फिर दोनों ही 2 बी के अंदर होने चाहिए, एक को ए के अंदर और एक को बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, वरना जीसीडी 1 नहीं 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस 2 की पावर 2 के पास चॉइसेस हैं, क्या चॉइस है, 2 की पावर 2 के पास दो चॉइस है ना, या तो वो पूरा का पूरा ए में चला जाए या तो वो पूरा का पूरा बी में चला जाए, बट मिक्स नहीं कर सकता कि कुछ 2 इसमें से ए में चलेगा कुछ बी में चलेगा। तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हो गई, 2 चॉइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं इसके पास,
दो चॉइसेस हैं, ठीक है, इट हैज टू चॉइसेस, टू चॉइसेस, ठीक है। अरे एक तो ये, इट हैज टू चॉइसेस, तो इट हैज टू चॉइसेस, तो दो चॉइसेस हैं इसके पास। अब मैं क्या करूंगा, अगर ये दो चॉइसेस हैं तो सेम थ्री के साथ भी यही केस है, इसके पास भी क्या है, टू चॉइसेस हैं। ऐसे ही क्यों, क्योंकि थ्री की पावर थ्री, ये सारे थ्री की पावर थ्री, मतलब ये जो पूरा 27 है, पूरा का पूरा 27 या तो ए के अंदर जाएगा या फिर बी के अंदर जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पास भी दो चॉइस है, या तो पूरा ए में चला जाए या पूरा बी में चला जाए। फिर 5 के पास भी दो चॉइसेस हैं, पूरा ए में चला जाए पूरा बी में चला जाए। 7 के पास भी दो चॉइसेस हैं, पूरा का पूरा टर्म ए में चला जाए या फिर बी में चला जाए। तो अब हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, नंबर ऑफ इज, हाँ, नंबर ऑफ पेयर्स। तो ए कॉमा बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ए एंड बी। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी के कितने पेयर्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा इसके पास दो चॉइसेस हैं, इसके पास दो चॉइसेस हैं, थ्री के पास, फाइव के पास भी दो चॉइसेस हैं, और सेवन की पावर जितना भी है पूरा टर्म के पास दो चॉइस है, ये पूरी की पूरी टर्म ए में या फिर बी में चली जाए। तो टोटल इसके पास है 8 चॉइसेस या 8 नंबर ऑफ वेज है ना। तो नंबर ऑफ वेज अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा 8 होना चाहिए, ठीक है। बट देयर इज अ कंडीशन इन द क्वेश्चन। कंडीशन क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक कंडीशन हमें ये दे रखी है कि जो ए बी ए से बड़ा होगा वो तो ठीक है, वो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जब चॉइसेस होंगी, जब भी ये दोनों पेयर्स बनेंगे, तो इसमें से बी को हमेशा बड़े वाले पेयर की वैल्यू असाइन कर दो, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। बट ए वन नहीं हो सकता है, ए वन से बड़ा ही होगा। देखो ये जो 8 चॉइसेस हैं उसमें से एक चॉइस ऐसी होगी जिसके अंदर क्या होगा, मान लो ये इसके पास दो चॉइस थी बट उसने बी को चूज किया, इसके पास भी दो चॉइस थी उसने फिर से बी को चूज किया, इसके पास भी दो चॉइस थी तो इसने बी को चूज किया, तो और 7 के पास भी दो चॉइस थी उसने भी बी को चूज कर लिया। तो हम सारी चॉइसेस में से वो वाला केस कंसीडर कर रहे हैं जब इन सब ने बी को चूज कर लिया, ए को किसी ने भी चूज नहीं किया। अब ए को किसी ने भी चूज नहीं किया तो हम ये बोलेंगे ए की वैल्यू हो जाएगी 1। तो देयर इज वन पेयर, देयर इज वन पेयर, ठीक है। तो एक पेयर यहां पे है ऐसा, देयर इज वन पेयर, तो एक पेयर है सच दैट 1 कॉमा एन, यानी a इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने और b इज इक्वल टू n ले लिया, b के अंदर सारी वैल्यूज आ गए। तो ये वाला पेयर भी तो है, a कॉमा b अगर मैं करूंगा तो फिर से n तो बनेगा ही, विच इज नॉट वैलिड, विच इज नॉट वैलिड। तो ये वाला पेयर जो है वो वैलिड ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इस वाले पेयर के अंदर तुम्हारे को a जो है वो 1 मिल जाएगा, बट a शुड बी ग्रेटर देन 1। ए अगर 1 से बड़ा होना चाहिए तो ये पेयर वैलिड नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स है या फिर टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे को कितने मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर जीसीडी। अब जीसीडी के साथ मेजरली ये क्वेश्चन किसका मिलेगा तुम्हारे को, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो यस, थोड़ा थोड़ा तुम्हारे दूसरे चैप्टर्स के भी टॉपिक्स इंटर मिंगल होंगे इसके अंदर, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट नंबर थ्योरी के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जीसीडी का क्वेश्चन है बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ consecutive zeros adjacent to the digit in the unit place 4001 to the power 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है कि 4001, मान लो 401 की पावर 50 अगर बनाऊंगा मैं, इसको लिखते हुए क्या होगा ना, सबसे लास्ट में तो 1 आएगा, हमें पता ही है लास्ट में तो 1 आएगा, कितनी भी पावर कर लो लास्ट में 1 बनेगा। उसके बाद कुछ डिजिट्स होंगे, बट वो बोल रहा है डिजिट्स नहीं होंगे, उसके बाद ना कुछ जीरोज आ रहे होंगे, और कुछ जीरोज आने के बाद फिर कोई नंबर स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा नंबर एक्सपैंड होएगा, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये जो यूनिट प्लेस है, इस यूनिट प्लेस से पहले कितने जीरोस आ रहे हैं, वो हमें इन ऑप्शंस में से बताना है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करोगे तुम लोग,
यू विल यूज बायनॉमियल थ्योरम, ठीक है। तो अगेन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं विच यू हैव टू लर्न साइमल्टेनियसली विद नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी के साथ बायनॉमियल थ्योरम का एक छोटा सा रिवीजन या छोटी सी थ्योरी तुम लोगों को पढ़नी है। चलो तो इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं बायनॉमियल थ्योरम लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 1 की पावर 50, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 400 प्लस 1 की पावर 50। अब इसको बायनॉमियल थ्योरम से अगर मैं एक्सपैंड करूं तो ये बन जाएगा 50C0 400 की पावर 50 प्लस 50C1 400 की पावर 49, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 50C2 400 की पावर 48 प्लस 50C1 400, ओ सॉरी 48 बोल रहा हूँ, 50C48 उल्टा लिख दिया, इसको लिखो 50C48, ऐसे लिखो, हाँ 50C48 400 का स्क्वायर प्लस 50C49 400 प्लस 50C50, ये लिखा जाएगा। तो ये हमारा बायनॉमियल एक्सपेंशन हो गया। अब इस बायनॉमियल एक्सपेंशन को फिर से हम लिखेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि 401 की पावर 50 इज इक्वल टू 50C0 400 की पावर 50। अब देखो यहाँ पे पीछे 200 है ना, पीछे 2 जीरोज है। अब ये पीछे 2 जीरोज है, इसकी पावर 50 करूंगा तो जब इसको खोलूंगा तो बहुत सारे जीरोज बन जाएंगे, ठीक है। उतने जीरोज तो ऑप्शन में दे भी नहीं रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे दे रखे हैं बट चेक कर लेंगे कि ये वाले ऑप्शंस आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। 2 जीरोज हैं, उसकी पावर 50 अगर तुम करोगे तो 50 बार ये 2 जीरोज को मल्टीप्लाई करो तो 100 जीरोज आ गए यहाँ पे, है ना। इतने जीरोज तो हमारे को चाहिए भी नहीं, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट वाली टर्म को देखोगे, उसके अंदर क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट है जो कि 1 ही है यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला कोफिशिएंट है तुम्हारा 50, फिर से 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 400 की पावर 49। 49 यानी डबल जीरोस को तुम 49 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 400 को, तो कितने जीरोस आ जाएंगे इसके अंदर भी, इसके अंदर भी बहुत सारे जीरोस आ जाएंगे, 98 प्लस यहाँ पे 50 भी आएगा तो 99 जीरोस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा जीरोस है। इतने जीरोस हमें नहीं चाहिए, तो ये सारी टर्म्स हमारे काम की नहीं है। हमारी काम की कौन सी टर्म है, सबसे लास्ट वाली टर्म 50C49। 50C49 की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 400 हो जाएगी, ठीक है, प्लस 50C50 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, वो टर्म्स को हमने लिख लिया, ठीक है। अब फिर से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो मैंने इसको लिखा तो मैं लिखूंगा ऐसे फिर से 50C0 400 की पावर 50 एंड सो ऑन, कहाँ तक गया। इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी, 50C48 सॉरी 50C48 400 स्क्वायर। 400 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 400 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 4 जीरोस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, 4 जीरोस तो इसके अंदर आ ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने जीरोस आ रहे हैं, 50 इंटू 400 किया तो यहाँ पे आ रहे हैं 20, 1 2 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जीरोस आएंगे, 4 जीरोस तो आएंगे ही आएंगे, तो यहाँ पे देखो ये इससे ज्यादा जीरोस होंगे ही होंगे, या इतने जीरोस होंगे, लास्ट में ये 4 जीरोस थे इस वाले टर्म में, है ना, ये पूरी टर्म को मैंने ऐड कर दिया। तो देखो होगा क्या, इन सारी टर्म्स में लास्ट 4 डिजिट्स आर जीरो, लास्ट 4 डिजिट्स आर जीरो, ये सारी टर्म के अंदर लास्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो जीरो हैं। तो इन सारी टर्म्स में अगर लास्ट 4 डिजिट जीरो हैं तो इन सबको अगर मैं ऐड भी कर देता हूं तो ऐड करने के बाद भी लास्ट के 4 डिजिट्स तो जीरो ही रहेंगे। अब लास्ट के 4 डिजिट्स जब जीरो रहेंगे तो ये चारों डिजिट्स जब इससे ऐड होंगे तो जो हमारा आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, आंसर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि 1 0 0 0, ये होंगे लास्ट के 4 डिजिट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई डिजिट आएगा x, फिर आगे डिजिट्स आते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा कुछ नंबर बनेगा, तो ये नंबर बनेगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस एडजेसेंट टू द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस। ये रही यूनिट्स प्लेस, इसके एडजेसेंट में कितने कंसेक्यूटिव जीरोस हैं, तो हम बोलेंगे भाई 3 कंसेक्यूटिव जीरोस हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिर से तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो कंपोजिट नंबर्स पे आ गया, फिर से जीसीडी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर से ये तुम्हारा जीसीडी का क्वेश्चन है। अब जीसीडी के क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे तुम्हें बताना है कि n इज ग्रेटर देन 1 बी द स्मॉलेस्ट कंपोजिट इंटीजर। तो एक कंपोजिट इंटीजर बताना है जो कि कोप्राइम हो इसके साथ। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, अभी हमने वीडियो में देखा था, कोप्राइम का मतलब होता है कि n और 10,000 फैक्टोरियल का अगर मैं जीसीडी लूं तो 1 आ जाए, ये अगर मैं करूं तो 1 आ जाए। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को अगर मुझे निकालना है तो लेट्स डू दिस। सबसे पहले एक बात बताओ, ये तो नहीं हो सकता कोई भी नंबर में 10,000 तक अगर लूंगा, 10,000 फैक्टोरियल में वो सारे नंबर्स आ रहे हैं, है ना, 5 फैक्टोरियल में सारे नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर सारे नंबर्स आ रहे हैं तो n को अगर मैं 1 से लेकर 5 तक कुछ भी लेता हूं तो वही नंबर क्या बन जाएगा, 1 को छोड़ दो, खैर 1 को छोड़ दो, अगर n को 1 ले लिया तो 1 नहीं ले सकते क्योंकि n ग्रेटर देन 1 है, तो 1 ले नहीं सकते। अगर इसको 1 ले लेता तो ऑटोमेटिकली आ जाता स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, 1 नहीं ले सकते। 1 को छोड़ के कुछ भी लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, 4 लूंगा, 5 लूंगा, वो सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली इसके अंदर तो आ ही रहे हैं ना फैक्टोरियल में। तो वो सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो 2 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर अगर मैं लूंगा तो वो ऑटोमेटिकली जीसीडी को वही नंबर दे देगा, जीसीडी विल बी n, ठीक है। तो ये वाले लॉजिक को लगाते हुए मैं बोलता हूँ कि इफ n is greater than, if n is greater than 1, n is, अरे फिर से वही लिख दिया, if n is greater than 1 less than 10,000 less than equals to 10,000, अगर ये हो रहा है तो मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ GCD of n comma 10,000 फैक्टोरियल विल बी n, इसका वैल्यू n हो जाएगा, डायरेक्टली n हो जाएगा, बट हमें तो 1 चाहिए। तो यहां से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए कि a बोल रहा है कि n 100 से छोटा होना चाहिए, नहीं, इस रेंज के अंदर तो जीसीडी n बन रहा है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। फिर सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे भी n बन रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो 10,000 तक तो जा ही नहीं सकते, 10,000 से बड़ा नंबर होगा, ये हमारे को कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमारे को देख के पता चल गई। अच्छा कौन सा नंबर होगा ये भी पता कर लेते हैं, देखो कैसे पता करेंगे। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, अच्छा हाँ वो पता तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, तो देखो 10,000 तक तुम कोई भी नंबर लोगे, है ना, तो 10,000 तक तो कोई भी नंबर जो आएगा वो नहीं होगा, ठीक है। उसके ऊपर नंबर अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हारे को ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, दैट इज जीसीडी ऑफ n कॉमा, कंजिक्यूटिव का कंसेप्ट लगाओ, n कॉमा n प्लस 1 जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो देन यू कैन फाइंड दिस। तो जीसीडी, तो यहां से हमारे को कंसेप्ट क्या मिलता है, यहां से कंसेप्ट मिलता है दैट इज टू कंजिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, ठीक है, टू कंजिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, टू कंजिक्यूटिव numbers are always coprime, are always coprime, ठीक है। फिर से इसको निकालने का तरीका वही है, दो नंबर्स हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लगाया जा सकता है। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे n+1 में से n माइनस कर सकता हूँ, सिर्फ 1 बचेगा, 1 कॉमा n का जीसीडी 1 होता है, ठीक है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जीसीडी 1 होता है या दे आर ऑलवेज कोप्राइम। तो इस वाली प्रॉपर्टी को भी यूज करके हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट इंटीजर निकाल सकते हैं जो कि इसके साथ कोप्राइम हो, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, अगर हमारे को थ्योरी पता है जीसीडी की तो वी कैन सॉल्व दिस। चलो आगे बात करते हैं, अब हम सीएमआई के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज अ यूनिक नेचुरल नंबर n such that this is 0। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है दिस इज ट्रू और फॉल्स बताना है हमें कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो सीएमआई के अंदर जैसे आईएसआई की, अब मैं पैटर्न की बात करूं, देखो तो पैटर्न के अंदर क्या होता है, आईएसआई के अंदर तुम्हारे पार्ट ए के अंदर यू ओनली गेट एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, एक आंसर करेक्ट होता है, बट यहाँ पे तुम्हारे को स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो मतलब यहाँ पे बोला गया कि n का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, n विल हैव ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम,
वी विल रीराइट दिस। तो मैं इसको रीराइट करके ऐसे लिखता हूँ, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 19n, जिसको मैं बोलता हूँ n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n प्लस 19। ये लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, इतनी बात हुई। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसके क्या क्या सोल्यूशंस आएंगे, है ना। इसके सोल्यूशंस अगर मुझे चेक करने हैं तो लेट्स डू दिस। तो सोल्यूशन चेक करते हैं। तो अगर मैंने n को 1 रखा, लेट n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 पे क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 20, नहीं होता ये, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 2 रखा, n इज इक्वल्स टू 2 रखने पे क्या बना, 2 इज इक्वल्स टू 21 इंटू 2, ये भी नहीं होगा। फिर मैंने रखा n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 रखने पे क्या हो गया, 3 2 जा 6, 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 25, ये भी नहीं होता है। फिर n इज इक्वल्स टू 4 रखा, n इज इक्वल्स टू 4 रखा तो मेरे को मिला 24, तो n फैक्टोरियल तो 24 हो गया, 24 इज इक्वल्स टू 4, तो 4 इंटू 23, ये भी नहीं होता है। फिर मैंने रखा n इज इक्वल्स टू 5, तो ये चीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ, इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं, बिकॉज जब n इज इक्वल्स टू 5 रखो, अब n इज इक्वल्स टू 5 रखा तो मेरे को मिला 120 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 120 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 24, दिस इज करेक्ट। तो ये करेक्ट है, तो n इज इक्वल्स टू 5 एक करेक्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 5 के लिए चेक किया, अब n इज इक्वल्स टू 6 के लिए भी चेक कर लो। n इज इक्वल्स टू 6 के लिए चेक किया मैंने, तो ये चेक किया, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक किया, n इज इक्वल्स टू 4 के लिए चेक किया, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करा, बट हमारे को n इज इक्वल्स टू 6 के लिए चेक करा तो मेरे को क्या मिला, n इज इक्वल्स टू 6 के लिए जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है दिस विल बी 720 इज इक्वल्स टू 720 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये मुझे मिलेगा, दिस इज 6 इंटू 19 इंटू प्लस 6 करेंगे तो ओके ये 3 था, तो दिस इज 21, सॉरी इसको 25 मत लिखना, दिस इज 21, यस 21 कर लो, ठीक है। एंड दिस इज 25 कर लो, ठीक है। तो देखो तुम्हारे को एक पैटर्न दिखेगा कि यहाँ पे दिस वॉज ग्रेटर, ये बड़ा था, ये बड़ा था, तो n इंटू एन प्लस 19 जो आ रहा था वो हमेशा बड़ी वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे वो चेंज हो गया, यहाँ पे 720 बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो अगेन अब मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने 6 तक चेक कर लिया, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो n अगर 6 या 6 से बड़ा है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n इंटू एन प्लस 19, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको रीअरेंज करके मैं बोल सकता हूँ कि n माइनस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n प्लस 19, ठीक है। ये चीज हो रही है, तो 6 से बड़े पे ये हमेशा होगा तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, और 6 से छोटे के ऊपर हमने क्या देखा, लेस देन 6 अगर मैं चेक करूं तो लेस देन 6 के लिए वी गेट, लेस देन 6 के लिए वी गेट ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज 5, ठीक है। तो चेक करने का तरीका यही है कि ये जो गैप है, तो तुमने क्या करा, वैल्यूज को पुट करा और चेक किया कि यहाँ पे ये छोटा है, ये बड़ा है, स्टार्टिंग के अंदर दिस इज स्मॉलर, दिस इज बिगर वैल्यू, स्मॉलर बिगर वैल्यू, बट धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ये वैल्यू बड़ी होती जा रही है, इन दोनों के बीच का गैप जो है कम होता जा रहा है, 5 पे जाके एक्जैक्टली इक्वल आ गया। फिर उसके बाद ये वैल्यू बड़ी होती जा रही है, फैक्टोरियल वैल्यू बड़ी होती जा रही है, ये वैल्यू छोटी रह जा रही है, ठीक है। तो एट द एंड हमारे को क्या मिलेगा, वी विल गेट ओनली यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो कई बार नंबर थ्योरी के अंदर हमारे को नंबर को भी एनालाइज करना पड़ता है, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नंबर पैटर्न रिकॉग्निशन, है ना। नंबर का पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है तुम्हें, पैटर्न एंड साइज, तो नंबर का पैटर्न एंड साइज का रिकॉग्निशन तुम्हें करना है कि नंबर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यू हैव टू सॉल्व। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम जीसीडी। अब जीसीडी क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर हमें बोला गया कि कंसीडर फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो कोई एक नेचुरल नंबर n है, इस नेचुरल नंबर n के लिए वी हैव जीसीडी, जीसीडी की प्रॉपर्टीज लगेंगी इस क्वेश्चन में, सो वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी, दैट इज जीसीडी की प्रॉपर्टीज लगेंगी, तो लेट्स अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी। तो जीसीडी की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सो वी हैव जीसीडी ऑफ n स्क्वायर प्लस 1
n प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन दिस, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो ये बात हुई एंड नाउ वी हैव तो ओवरऑल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो उसने ये बोला है कि हाँ, n और नेचुरल नंबर्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीसीडी इज 5, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीसीडी 5। तो ये बोल रहा है कि जीसीडी की वैल्यू कुछ भी हो, मान लो d है, तो वो बोल रहा है d जो होगा d विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 5। ये मुझे प्रूव करना है कि अगर इन दोनों नंबर्स का जीसीडी d है तो d विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 5। ये बात हमें बतानी है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, प्रूव दिस इज द क्वेश्चन। प्रूव करो d जो होगा वो 5 या 5 से छोटा होगा अगर इन दोनों नंबर्स का जीसीडी d है। तो जीसीडी की कंडीशन फिर से मैंने अप्लाई कर दी, दैट इज कि दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो दिस माइनस दिस करूंगा मैं, दिस माइनस दिस किया तो मेरे को मिला n स्क्वायर प्लस वन, और ये बन जाएगा 2n प्लस वन कॉमा 2n प्लस वन का जीसीडी भी d होता है। ये मुझे मिला, यहाँ से यहाँ पे आए, लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a माइनस बी या a कॉमा b माइनस a। ये चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, इसी प्रॉपर्टी को फिर से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी को बार बार अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। ओके, अब यहीं पे क्या करते हैं, अब यहीं पे लेट्स लुक एट अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज इफ d डिवाइड्स, जीसीडी है ना, इफ d डिवाइड्स टू एन प्लस वन, ठीक है। तो d जो है वो 2n प्लस वन को डिवाइड करता है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ d ऑल्सो डिवाइड्स, देन d ऑल्सो डिवाइड्स 2n प्लस वन का स्क्वायर, 2n प्लस वन का स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो मैं बोलूँगा d डिवाइड्स 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस वन, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि d इसको भी डिवाइड कर रहा है और d इसको भी डिवाइड कर रहा है ना, दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसका स्क्वायर भी कर सकता हूँ मैं, तब भी जीसीडी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है हमारी कि जीसीडी ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ a कॉमा बी स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर b का मैं स्क्वायर भी कर दूं तब भी जीसीडी सेम ही रहता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इसका स्क्वायर कर लिया और उसको जीसीडी पे रख दिया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन कॉमा 4n अरे ये क्या हुआ, एन स्क्वायर प्लस वन कॉमा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस वन, ठीक है। ये चीज़ है, फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट लगा सकता हूँ, मतलब इसमें से मैं इसको 4 टाइम्स करूँ, इसको 4 टाइम्स किया तो बन गया 4n स्क्वायर प्लस 4, इसको इसमें से माइनस कर दिया, 4n स्क्वायर प्लस 4 को माइनस किया तो मेरे को मिला d इज ऑल्सो जीसीडी ऑफ n स्क्वायर प्लस वन कॉमा 4n माइनस थ्री। ये चीज़ मुझे पता चल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से दो कंसेप्ट निकल के आते हैं, एक पहले ये वाली इक्वेशन को देखो, एक फिर ये वाली इक्वेशन को देखो। अगर इन दोनों इक्वेशंस को तुम देखोगे, दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, तो अगेन जीसीडी के अंदर फॉर्मूलेस की ही बात हो रही है ना। तो जीसीडी के अंदर देयर इज वन मोर फॉर्मूला दैट यू हैव टू लुक, दैट इज जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ a कॉमा c। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी। तो ए कॉमा बी और ए कॉमा सी का जीसीडी अगर सेम है तो बी कॉमा सी का जीसीडी भी सेम ही होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, वी गेट यहाँ से एन स्क्वायर प्लस वन कॉमा 2n प्लस वन का जीसीडी अगर डी है, एन स्क्वायर प्लस वन कॉमा 4n माइनस थ्री का जीसीडी भी अगर डी है, तो दोनों को क्या कर सकता हूँ, दोनों को कंबाइन करके मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 इन 2 से हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम 1 इन 2, अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 इन 2 लेट्स राइट फ्रॉम
1 एंड 2, सो 1 एंड 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि d जो है वो क्या हो जाएगा, GCD ऑफ 2n प्लस 1 कॉमा 4n माइनस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब अगर ये चीज़ आ गई तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि इसका डबल करो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, इसका डबल करो और वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज इट, यस दिस इज इट। ठीक है, तो इसका डबल किया और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, डबल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वी गेट d इज इक्वल टू GCD ऑफ 2n प्लस 1 कॉमा माइनस 5, यही बनेगा, 2n प्लस 1 कॉमा माइनस 5 बनेगा। ठीक है, या उल्टा भी कर, हाँ ठीक है, यही कर लो, 2n प्लस 1 कॉमा माइनस 5। तो यहाँ से मुझे ये पता चला d डिवाइड्स माइनस 5, d डिवाइड्स माइनस 5, ये चीज़ पता चल गई, d डिवाइड्स माइनस 5। तो अगर d माइनस 5 को डिवाइड कर रहा है तो मतलब d शुड ऑलवेज बी लेस देन 5। तो ये प्रूव हो गया ना कि d 5 से छोटा होना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर जो कि माइनस 5 को डिवाइड करता है तो ये हमेशा 5 से तो छोटा होगा ही होगा, राइट। 5 से बड़ा हो नहीं सकता है, वरना वो 5 को डिवाइड कैसे करेगा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी नो दैट d इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन, तो वी हैव डन some questions of ISI, some questions of CMI. So now you have looked at the pattern, तो तुम लोगों को अब पैटर्न पता चल गया है और तुम्हें ये भी पता चल गया कि what are the different skills you need to attempt ISI and CMI. I hope तुम लोगों को मजा आया होगा ये questions को करके। If you want to do more questions, if you want to do a thorough practice, तो तुम लोग हमारा आर्यभट्टा बैच ज्वाइन कर सकते हो। The batch is already live। हाँ, तुम लोगों की कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हैं दे आर ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बट द लाइव क्लास इम्पैक्ट इज इनॉर्मस। तो अगर तुम्हें लगता है कि यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस, और अगर तुम्हें लग रहा है यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन ISI एंड CMI क्वेश्चंस, तो आ जाओ हमारे आर्यभट्टा बैच को ज्वाइन करो एंड स्टडी विद मी। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द क्लास।